हेलो बच्चों, मैं जयन अतराही, किसान इंटर कॉलेज बरहनी, जीव विज्ञान शिक्षक। आज हम कक्षा 12 के थर्ड लेसन मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ेंगे कि मानव कैसा जंतु है। जो मनुष्य है वो द्विगुणित है, अर्थात 2n है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? कायिक कोशिकाओं में क्या होती है? 46 होती है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या? द्विगुणित। अर्थात ये जनन के लिए अगुणित हैप्लॉइड युग्मकों का निर्माण करते। जो मानव है वो कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इनके अंदर नर अलग होते हैं और मादा अलग होती है। नंबर 2, इनके अंदर लैंगिक द्विरूपिता पाई जाती है, अर्थात वह आकृति को देखकर हम बता सकते हैं कि ये नर हैं, ये मादा है। नंबर 3, इनके अंदर लैंगिक जनन होता है, अर्थात जनन जो होता है युग्मकों के निर्माण के द्वारा होता है। नर के द्वारा नर युग्मक, मादा के द्वारा मादा युग्मक बनते हैं। उनके अंदर संलयन होता है। तो इसी तरह के जनन को हम बोलते हैं क्या? लैंगिक जनन। ये जरायु जंतु होते हैं। जरायु जंतु मतलब वे जंतु जो परिपक्व या संतान को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? जरायु। तो मानव जो होता है परिपक्व संतान को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको थिरिया समूह में रखा गया है। अगला है मानव जनन में घटना। मानव जनन के दौरान कई घटनाएं होती हैं। आइए समझते हैं इसको। है किशोरावस्था के दौरान ये घटनाएं होंगी। नंबर 1 है युग्मक जनन, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते। 2 तरह के युग्मक जनन होते हैं, नर में अलग होता है और मादा में अलग होते हैं। नर में जो युग्मक जनन होता है शुक्राणु निर्माण कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं oogenesis। नर में शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस वृषण के अंदर होता है, जबकि मादा में अंडाणु का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। तो शुक्राणु बनने को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडाणु बनने को बोलते हैं oogenesis। शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। दोनों अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होते हैं। नर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है ओल्ड अवस्था तक होता रहता है, जबकि मादा में अंडाणु का जो निर्माण है लगभग 45 वर्ष तक होता है। उसके बाद अंडाणु का निर्माण। नंबर दूसरी घटना क्या है? वीर्यसेचन। वीर्यसेचन मतलब शुक्राणु को मादा के जनन पथ तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? वीर्यसेचन की घटना कहलाती है। नंबर 3 निषेचन। निषेचन को हम लोग संलयन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस घटना के दौरान नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का मादा युग्मक अंडाणु से क्या होता है? मिलन होता है। निषेचन की घटना जो होता है मादा के शरीर के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसीलिए इस तरह के निषेचन को हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। चौथी घटना है कोकरकुटी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण एवं परिवर्तन। हम जानते हैं कि निषेचन या संलयन के दौरान जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं तो आपका युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण होता है। वो क्या होते हैं? 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते। इन्हीं जायगोट में क्या होता है? सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कोकरकोटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय, मादा के गर्भाशय में जाकर क्या होता है? पोषण के लिए चिपकते है। अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन। जायगोट से जो आपका
समसूत्री विभाजन के दौरान कोकरपुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, गर्भाशय के दीवार से पोषण के लिए चिपकेगा, उनके अंदर क्या है, जुड़ाव होगा। इसी घटना को हम बोलते हैं अंतःरोपण। फिर है भ्रूणी परिवर्धन, गर्भावधि। मानव में फीमेल के अंतर्गत क्या होता है, ये घटना संपन्न होती है। कोकरपुटी जब क्या होती है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है और वहां से पोषण लेती रहती है। उसी गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है वो क्या करता है, पोषण लेने के बाद 9 महीने तक लगभग समय बिताता है। उसी घटना को बोलते हैं हम लोग क्या, गर्भावधि। और आखिरी में है प्रसव। जब फीटस जो है, भ्रूण है, वो 9 मंथ, लगभग 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो बच्चे के प्रसव को ही हम बोलते हैं क्या, शिशु का जन्म लेना। अर्थात जब शिशु जन्म लेता है तो प्रसव की घटना कहलाती है। इस तरह हमने क्या देखा कि मानव में जनन घटना के दौरान कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र। मानव का जो नर जनन तंत्र है वो श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कमर के नीचे पाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं पहले देखते हैं। पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत पहला जो है वो है प्राथमिक जनन अंग आता है। नंबर 2 है सहायक नलिकाएं आती है। नंबर 3 है सहायक ग्रंथियां और नंबर 4 है वाह जननेंद्रिया। इन चारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आइए देखते हैं प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत जो मुख्य जनन अंग होता है वो मानव क्या होता है, एक जोड़ा वृषण होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस होता है। मानव का जो वृषण होता है परिपक्व अवस्था में क्या होते हैं, आपके उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। एक विशेष प्रकार की थैली, जिस थैली को हम बोलते हैं वृषण कोष बोलते हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्यों वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होता है। क्योंकि वृषण कोष का जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। अर्थात बॉडी के टेम्परेचर की तुलना में 2 से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृषण कोष में कम होता है। यही कम ताप क्या होता है, शुक्राणु जनन के लिए मददगार होता है। यही कारण है कि मानव नर में जो वृषण होता है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में व्यवस्थित होता है। मानव में एक जोड़ा क्या होता है, वृषण होता है। आइए उसके अब आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं, बाह्य संरचना के बारे में देखते हैं। जो मानव का जो वृषण है वो अंडाकार होता है। कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है। इसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है, टिश्यू क्या होती है, कवरिंग होती है जो उसको सुरक्षा देती है। वृषण की जो लंबाई है वो 4 से लेके 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई जो है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होती है। आइए अब आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। जब हम वृषण की आंतरिक संरचना को काटते हैं तो हमको कुछ क्या होते हैं, वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल टाइप की संरचना होती है जिसकी संख्या लगभग 250 कक्ष होते हैं। मतलब इनकी जो कक्षों की संख्या को ही कितनी होती, कक्षों की संख्या 250 होती है। इन कक्षों को ही हम बोलते हैं क्या, वृषण पालिका। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस टिकोट। कितनी होती हैं, लगभग 1 से 3 होती हैं। अब इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं, जब ये मान लीजिए आपका है शुक्र जनन नलिकाएं हैं,
इनके अंदर दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो बड़ी कोशिकाएं लगभग होती हैं उनको हम नर जन्म कोशिकाएं बोलती हैं, जो आगे जाके शुक्राणु जन का निर्माण करते हैं। इसी के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारा क्या होता है, अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। इन शुक्र जनन नलिकाओं में एक और विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये सेवाकारी सेल्स होती हैं जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करती। आप देखते हैं ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उनके बीच बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम बोलते हैं अंतराली अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश। इसी अवकाश में आपके क्या होती हैं, ब्लड वेसल होते हैं, साथ में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। यही लेडिक सेल्स क्या होते हैं, नर हार्मोन एंड्रोजेन का निर्माण करते हैं। किसका, एंड्रोजेन का निर्माण करते हैं, जो मानव नर में क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, आंतरिक अंगों क्या करते हैं, परिपक्वता में विशेष योगदान देते। अब हम देखते हैं क्या, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं यहाँ 4 है। वृषण जालिका है जो आपस में मिलकर शुक्र वाहिकाएं बनाती हैं। ये शुक्र वाहिकाएं आपस में मिलकर अधिवृषण और ये आगे चलकर एक नली से में खुलती है जिसे बोलते हैं शुक्र वाहक बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम बनाने की कोशिश की है, ये है आपका वृषण, ये जो जाली जैसी संरचना है आंतरिक, उनको हम बोलते हैं क्या, वृषण जालिका। ये आगे जाकर के इन संरचना में खुली होती है जिसे बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं आगे जाके अति कुंडलित रचना में खुलती है। इस अति कुंडलित नलिका को ही बोलते हैं अधिवृषण। ये जाकर के आगे एक बड़ी सी पाइप में खुलती है, इस पाइप को बोलते हैं शुक्र वाहक बोलते हैं। इस तरह हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक जनन पढ़ा और सहायक नलिकाएं पढ़ी। अब है सहायक ग्रंथियां। मानव जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं जो अपना विशेष योगदान देती हैं। कौन कौन सी हैं, नंबर 1 है शुक्राशय। ये आपकी दोनों जो नलियां हैं शुक्रवाहक यहाँ पे मिलती हैं, ये थैलीनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं शुक्राशय बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। ये क्या है, सहायक ग्रंथि है। नंबर 2 है पुरस्थ है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यह भी एक जोड़ा होता है, नर में पाया जाता है, और शुक्राशय भी एक जोड़ा होता है। उसके बाद होते हैं कंदमूल पथ ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं क्या, बल्बो इरेथ्रल। इनकी भी संख्या क्या होती है, एक जोड़ी है। अर्थात शुक्राशय भी एक जोड़ा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक जोड़ा होता है, बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड भी क्या होता है, एक जोड़ा होता है। बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड को ही हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड से जो स्नेहक पदार्थ निकलता है वो शिश्न को लुब्रिकेंट, स्नेहक बनाने में काम आता है। अब देखते हैं इनसे निकले हुए जो पदार्थ होते हैं, स्राव होता है, उन स्राव को हम बोलते हैं सुक्रिय प्लाज्मा बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। इस सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। यही फ्रक्टोज शुक्राणु क्या करते हैं, गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाह जनन नेंद्रिया। वाह जनन नेंद्रिया के अंतर्गत मानव में शिश्न आता है जिसको हम पेनिस बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाता है। यह इनका मुख्य कार्य क्या होता है, वीर्य सेचन में, निषेचन मैथुन के दौरान जो सीमेन है, वीर्य है, उनको मादा के जनन पथ में पहुंचाने का कार्य करता है। ये विशेष प्रकार के उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। आगे देखते हैं, ये आपका शिश्न है। शिश्न के अंतर्गत ये देखिए कि जो आगे फूली हुई थोड़ा संरचना पाई जाती है, इसी को बोलते हैं शिश्न मुंड। वही शिश्न मुंड आगे एक पतले स्किन से क्या होती है, ढकी होती है। उसी स्किन को बोलते हैं हम लोग क्या है, फॉर स्किन या अग्रछद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रछद बोलते हैं।
इस तरह हमने क्या देखा, पुरुष जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।